नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई एस पी अकेडमी में। मैं हूं आपका एजुकेटर मयंक मिश्रा और पॉइंटर बुक की सीरीज़ में जो हमारी पॉइंटर बुक की सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपको एनवायरनमेंट के लेक्चर दे रहा हूं, तो उसमें जो है हम लोगों ने पिछले जो है लेक्चर में वन एवं वन्य जीव जो हमारा चैप्टर है उससे रिलेटेड जितने भी वन लाइनर थे वो हम लोगों ने देखे थे। तो उसी का जो पार्ट छूटा हुआ था उसी चैप्टर से रिलेटेड जो भी वन लाइनर छूट गए थे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता था तो स्टूडेंट को जो है पढ़ने में जो है दिक्कतें होने लगती हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो जो है एक साथ नहीं देखा जा सकता। तो इसलिए मैं आपको छोटे छोटे वीडियो जो है 20 से 25 मिनट के टाइम के आपको देता हूं, जिससे कि आप लोगों जो आसानी हो जाए वीडियो देखने में। क्योंकि अगर मैं आपको 1 घंटे 2 घंटे या एक बार में ही पूरी इन्वायरमेंट कवर कराऊंगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी दिक्कत हो जाती है देखने में। तो जो हमारा चैप्टर छूटा हुआ था, चलिए उसके इफ़ेक्ट हम लोग देख लेते हैं, क्विक रिविज़न कर लेते हैं। तो बात करते हैं कि भारत में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 से 8 अक्टूबर के मध्य विश्व संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें वार्षिक सत्र के दौरान प्रतिवर्ष जो है विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कब लिया गया? 3 मार्च को। पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है किस लिए? विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए क्या किया जाता है? पगमार्क तकनीक का प्रयोग। आगे बात करेंगे हम लोग, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षता संबंधित रहा है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो उस हिसाब से जो है वनों को काटा जा रहा है। वन क्षेत्र एवं वन, क्योंकि ज़्यादा लोग जब आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं खेती के लिए हम लोग को खाद्यान्न की अधिक ज़रूरत पड़ेगी। तो उस बेसिस पे हम लोगों को खेती करने के लिए ज़मीन चाहिए। तो ज़मीन कहाँ से लाएंगे? पेड़ पौधों को काट के ही जो है ज़मीन बनाई जा रही है खेती के लायक। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। तो दोनों ही कथन सही है और रीज़न जो है इसका बिल्कुल ठीक है। तो ये आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। बात करेंगे कि राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो ये उसको दिया जाता है जो शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं, वन एवं वन्यजीव अधिकारियों और वन जीव संरक्षकों को दिया जाता है। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार के द्वारा कब की गई थी? तो ये की गई थी 1992 में। पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता है तो कहाँ की है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन जो होते हैं तो उनकी विशेषता क्या है? वहाँ पर ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। भारत में वन प्रारूप जिसमें सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है। तो सागौन जो पेड़ होता है वो किसके अंतर्गत आता है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है कितनी? 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। बांस, शीशम, चंदन इत्यादि अन्य व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में। अच्छा देखिए, इसमें आपको स्टेटमेंट दिया गया और पूछना है कि ये किसकी विशेषता है। ये चौड़ी पत्ती वाले नमी युक्त वन हैं जो दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैले। तो इनको क्या बोला जाता है? अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनकी वनस्पति जो है लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर मुक्त करती है। क्या? ऑक्सीजन मुक्त करती है। पृथ्वी की 20% से अधिक ऑक्सीजन उत्पादित होती है कहाँ से? अमेजन वर्षा वनों से। वह महाद्वीप जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का सर्वाधिक विस्तार है। तो वो कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। मानसूनी वन कहते हैं, किसको कहते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं उनको ही हम लोग मानसूनी वन कहते हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में आपके कि रेड सैंडर्स क्या है? तो ये है दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष की प्रजाति। और एक और स्टेटमेंट दिया गया था तो उसको पहचानना था कि ये क्या चीज़ है, कि इसका वैज्ञानिक नाम टेरोकार्पस सेंटेलिनस है। यह पेड़ आंध्र प्रदेश के पापीकोंडा व शेषाचलम पर्वत श्रेणियों में मुख्यतः पाया जाता है। इसकी लकड़ी सफ़ेद होती है जो कालांतर में लाल रंग के चिपचिपे रस के स्राव के कारण लाल हो जाती है। पहले सफ़ेद होती है उसके बाद में लाल हो जाती है। तो वो कौन सा पेड़ है? तो है रेड सैंडर्स। किसको बोला जाता है? रक्त चंदन को। आगे हम लोग देखेंगे कि स्टेटमेंट वाला है, कथन वाला क्वेश्चन है। तो सही कथन है। देखिए आपको क्वेश्चन वाइज पूछा गया था, शायद ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था।
तो उसमें आपको पहचाना था कि सही कथन कौन से, तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। तो चलिए पहला देख लेते हैं कि संकटपूर्ण वन्य जीव पर्यावास क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में दी गई है। ठीक है, भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास यानी हैबिटेट का अधिकार दिया गया है, तो दोनों ही ठीक है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी यानी कि वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस क्या है, बांस एक गौड़ उपज है। भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 के द्वारा वृक्ष श्रेणी से बाहर किया गया, तो बांस को जो है वृक्ष की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अब हम लोग बांस को जो है एक पेड़ नहीं बुलाएंगे। महीने भर चलने वाले अभियान या फिर त्यौहार जिसको बोलते हैं हरी ज्योति के दौरान फलदार वृक्षों का रोपण करती है, तो कौन सी जनजाति, गोंड एवं कुरकू जनजाति इस टाइम पीरियड पे, इस त्यौहार पे वृक्षों का रोपण करती है। आयुर्वेद व सिद्धा दवाइयों को बनाने में एवं पूजा सामग्री में पारंपरिक खिलौनों को बनाने में किसका कार्य मतलब किसका उपयोग किया जाता है, रेड सैंडर्स का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे, तो इसका उद्देश्य था सामाजिक मानकी को प्रोत्साहन देना, देश की कुल भूमि का 1/3 जो है हमारे देश पर पेड़ पौधे होने चाहिए, तो ये उसका उद्देश्य था। आगे देखेंगे कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसभा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन का कि क्या महत्व है, तो इसके क्या महत्व है। इसका उद्देश्य नवप्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्रवाई को प्रोत्साहन करना, और क्या है कि यह मरुस्थल को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी उपागम के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, भारत द्वारा भूमि क्षरण तट रक्षा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, ये रखा गया है 2030 तक। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन की स्थापना की गई थी कब, वर्ष 1994 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टेटमेंट में देखिए पूछा गया था कि यह अकेला कानूनन बाध्यकारी समझौता है जो संयुक्त रूप से पेश करता है, तो अकेला एक ऐसा बाध्यकारी समझौता है जो संयुक्त रूप से पेश करता है क्या, पर्यावरण एवं विकास तथा टिकाऊ भूमि प्रबंधन को। भारत में जो नगर वृक्षारोपण में विशेषता रखते हैं तो वो कौन सा नगर है, वालपराई नगर कहाँ पर स्थित है, कोयम्बटूर जिले में। चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान में से जिसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है, तो कौन सा है, जापान का जो है परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो इन देशों में जापान का जो है वनीकरण उच्च है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान किसके देश में है, तो कौन से देश में, भूटान में। एल्यूमिनियम को इसके पर्यावरण हितैषी स्वरूप और नवीकरणीय योग्य होने के कारण क्या कहा जाता है, हरी धातु। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, रिपीट हो सकता है कि हरी धातु किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं एल्यूमिनियम को। पूर्वी दक्कन पठार में प्रमुखता पाए जाते हैं, तो कौन से वन पाए जाते हैं, शुष्क सदाबहार वन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये आपको यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो जो वन थे तो वो विशेषता पूछी गई थी कि ये किस वन की है, तो इसमें क्या पूछा गया था कि वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों की एक पादप कृषि की अनुपम प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है, इमारती लकड़ी का विचार शून्य दोहन, ताड़ रोपण के लिए विशाल भूखंडों का निर्वनीकरण, मैंग्रोव का विनाश, आदिवासियों के द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई और अनाधिकार आखेट समस्या को अधिक जटिल बनाते हैं। अलवण जल कोटरिकाएँ त्वरित गति से सूख रही हैं क्योंकि निर्वनीकरण और मैंग्रोव का विनाश हो रहा है। इस उद्धरण में निर्देशित स्थान, तो वो स्थान के बारे में पूछ रहा है कि ऐसा कौन से स्थान पे हो रहा है, तो ये हो रहा है सुंदरवन में। आगे देखते हैं कि वर्ष 2004 में सुनामी ने लोगों को महसूस करा दिया था कि गरान, देखिए मैंग्रोव को और हम किस नाम से जानते हैं, गरान के नाम से, तटीय आपदाओं के विरुद्ध जो है विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में जिस प्रकार कार्य करते हैं वो किस तरीके से, गरान के जो वृक्ष होते हैं वो अपनी जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे के कारण उखड़ते नहीं है, तो इनकी जड़ों जो है काफ़ी मतलब कि ज़मीन को मजबूती से जकड़ के रखती हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, कथन क्या है कि उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात
प्रवण क्षेत्र है, बिल्कुल राइट है। और महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है, तो दोनों ही कथन सही है। और व्याख्या भी सही कर रहा है, क्योंकि निर्वनीकरण के जब बहुत ही ज़्यादा निर्वनीकरण कर दिया गया तो उसकी वजह से वहाँ पर जो है चक्रवात की जो है व्यापकता बढ़ी है कहीं ना कहीं। चक्रवात अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं, तो कौन करते हैं? मैंग्रोव वन जो होते हैं वो चक्रवात अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्राह्मणी, वैतरणी और महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है भितरकनिका गरान। यह मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक रामसर स्थल है 2002 में घोषित किया गया था। कौन सा है? भितरकनिका गरान। सही कथन है। देखिए स्टेटमेंट आपसे दिए गए थे और पूछा गया था कौन कौन से कथन सही है। टेक्सास वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, सही है। टेक्सास वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है, ये भी ठीक है। टेक्सास वृक्ष से टेक्सॉल नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो कि पार्किंसन रोग के विरुद्ध प्रभावी है, तो बिल्कुल सही है। आगे भी इसी तरीके का क्वेश्चन है कि विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना 1961 में की गई थी, सही है। जुलाई 2002 में उड़ीसा के नंदनकानन वन अभ्यारण्य में 13 शेरों की मृत्यु का कारण ट्राइपनोसोमियासिस रोग रहा। भारत का सबसे बड़ा जीवशाला कोलकाता में अवस्थित है, ये भी राइट है बिल्कुल। यूकेलिप्टस जो वृक्ष को कहा जाता है, तो पारिस्थितिकी आतंकवादी इस वृक्ष को कहा जाता है। ये उष्ण, देखिए स्टेटमेंट दिया गया था कि ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये मुख्यतः मध्य एवं दक्षिण अमेरिका के सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। तो ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है स्पाइडर वानर की। तो स्पाइडर वानर कहाँ पर पाए जाते हैं? दक्षिणी अमेरिका में। ये बात आप लोग नोट रखिएगा, ये मतलब कि याद रखिएगा। भारतीय प्राणी जात जो संकटापन्न है, तो भारत के जो प्राणी है संकटापन्न है, वो उसमें कौन कौन से जो आपके एग्जाम में रखे गए थे, तो उसमें ऑप्शन में था घड़ियाल हो गया, चरमपीट कूर्म हो गया जिसको लेदर बैक टर्टल बोलते हैं, तथा अनूपनग, ये जो है संकटापन्न स्थिति में भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो तारा कछुआ, मॉनिटर, छिपकली एवं बानर सूअर भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि भारत में पाई जाने वाली नस्ल खाराई ऊँट के बारे में अनूठा गया है। तो खाराई ऊँट के बारे में स्टेटमेंट आपको दिए गए थे, तो कि इनमें से कौन कौन सा कथन खाराई ऊँट के बारे में सही है। तो यह जो है समुद्र के जल में 3 किलोमीटर तक तैर सकता है, तैरने में सक्षम है। यह मैंग्रोव की चराई पर जीता, तो मैंग्रोव वन जो होते हैं तो उनकी चराई पर ये जीता है। ये ऊँट जो है कच्छ कहाँ पर पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं खाराई ऊँट। देखिए ये तो खाराई ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में, कच्छ में। इन ऊँटों को संकटाग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया, तो किसको? खाराई ऊँट को। बात करें कि कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। मैंग्रोव कुछ समुद्र तटों के सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिकी निकाय होते हैं, बिल्कुल सही है। वे तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमोल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का कार्य करते हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इसका रीज़न भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि समुद्र के तट पर लगे होते हैं तो समुद्र का पानी कहीं ना कहीं ये रोकते हैं कटाव, ज़मीन का कटाव भी रोकते हैं, तो इस वजह से स्टेटमेंट बिल्कुल दोनों ठीक है। ये वन जैव विविधता के संरक्षक होने के साथ समुद्र और तट के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं और तट को जो है समुद्र की ओर आने वाली तीव्र लहरों के विनाश से बचाते हैं। तो कौन से वन है? मैंग्रोव वन। अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है, किसको दिया जाता है? जो वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 कहाँ पर आयोजित हुआ था? पीटर्सबर्ग में। विश्व का प्रथम बाघ शिखर सम्मेलन सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया गया था 21 से 24 नवंबर 2010 के बाद। देखिए ये करंट अफेयर का उस टाइम का क्वेश्चन है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा आपके लिए। तो अगर हाल फिलहाल में अगर बाघ शिखर सम्मेलन कोई आयोजित किया जा सकता है तो आप उसको याद रख सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। नेपाल एवं भारत में वन जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया। तो सेव का उद्देश्य किसका संरक्षण करना है? तो ये टाइगर का संरक्षण करने से संबंधित है। टाइगर के खाल का प्रयोग आसन लगाने और सौंदर्यीकरण के लिए किया जाता है। किसके द्वारा? तिब्बत के जो बौद्ध होते हैं तो उनके द्वारा क्या किया जाता है? टाइगर की खाल का प्रयोग वो आसन लगाने के लिए करते हैं। देखिए बौद्ध धर्म कहाँ तक पहुँच गया है। तो वो आसन लगाने के लिए बताओ, जीव जंतुओं के और सौंदर्यीकरण के लिए अब जानवरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं।
चलिए छोड़ते। देखिए, यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहाँ जिन पादपों को प्राकृतिक रूप में उगते हुए दिखने की संभावना है, तो किसको, बांज एवं बुरुंश को आप देख सकते हैं। चीड़ इन वृक्षों का मुख्य वृक्ष है। इन चीड़ जो है इन वनों का मुख्य वृक्ष है। तो कौन से वनों का? परंतु अधिक आर्द्रता वाले भागों में बांज या ओक जैसे चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष देखे जा सकते हैं। कहाँ पर? उपोष्ण कटिबंधीय वनों में देखे जाते हैं। आगे देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय या विशिष्ट जनजाति पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान त्यौहार के दौरान फलदार, देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि फलदार वृक्षों को लगाते हैं, जो अपना उनका जो एक त्यौहार होता है वो महीने भर चलता है। तो वो कौन सी जनजाति है? गोंड एवं कुरकू जनजाति के द्वारा जो है वृक्ष लगाए जाते हैं, फलदार वृक्ष, जो उनका एक त्यौहार होता है, तो जो महीने भर चलता है, तो उस महीने भर में वो पेड़ पौधों को लगाते हैं, फलदार। भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के, देखिए इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो मान लीजिए कि कोई बीच में नदी है और दोनों तरफ से जो है पेड़ लगे हुए हैं, तो उन पेड़ों का एक पुल बना दिया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं उसको बोला जाता है जीवित जड़ पुल, क्योंकि पेड़ पौधों से बना है तो कहीं ना कहीं हरा भरा, ऐसा तो है नहीं कि लकड़ी को काट के बनाया, नहीं, जो पेड़ मौके पर मौजूद है तो उसी की शाखाएं, उसी की जो ब्रांचेस होती है, तो उनको उन्हीं को मतलब कि मिला जुला के एक पुल बनाया जाता है। तो ऐसा कहाँ के लोग करते हैं? तो ये करते हैं मेघालय के लोग। आगे देखते हैं कि अगर किसी पेड़ को काटे बिना उससे पुल बना दिया जाए तो उस पुल को कहते हैं, वही बात है कि जीवित पुल या फिर जड़ पुल या प्राकृतिक पुल। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड देश में पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देने तथा पशु कल्याण कानूनों पर आए, क्या है, एक सांविधिक सलाहकारी निकाय है, स्टेचुरी एडवाइजरी बॉडी इसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। किसके अंतर्गत? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत। भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब प्रकाशित हुई थी? ये हुई थी 1894 में। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति तैयार हुई थी 1992 में। देश के 1/3 अथवा 33.33% क्षेत्र में जो है वन अथवा वृक्षारोपण होने आवश्यक है। तो ये कब, मतलब कि किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अंतर्गत। जिनका वृक्ष छत्र घनत्व तो 70% से अधिक होता है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अति सघन वन। जिनका मतलब कि घनत्व जो है 40 से 70% के बीच में होगा, उनको हम बोलेंगे मध्यम सघन वन। और 10 से 40% के मध्य होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग खुले वन। 10% से कम छत्र घनत्व वाले जो निम्न स्तरीय भूमि वन को वनावरण में शामिल नहीं किया गया, तो इनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? झाड़ी, यानी कि सर्व श्रेणी में। देखिए क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाई दे रहा हूँ, लेकिन ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो इसका शायद अब इम्पोर्टेंस नहीं रह गई, क्योंकि ये जो रिपोर्टें हैं तो अभी जो है आपकी ISFR 2021 रिपोर्ट आ चुकी है, और ये क्वेश्चन आपके 2017 और 19 से रिलेटेड है। तो मैं इनको यहाँ पर आपके लिए स्किप करे दे रहा हूँ, क्योंकि एक बार डाटा अगर दिमाग में कहीं ना कहीं मान लीजिए कि आप मैंने ही पढ़ा है, तो आपके दिमाग में अगर डाटा बाई चांस बैठ गया, तो अगर आपने 21 वाली रिपोर्ट नहीं पढ़ी तो आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ से आपके जो आगे के क्वेश्चन है इनको स्किप करे दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो है 17 और 19 की रिपोर्ट के आधार पर क्वेश्चन बनाए गए थे, तो इनको मैं स्किप करे दे रहा हूँ। नहीं हो सकता है कि भविष्य में आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी वीडियो मेरे द्वारा आपको दी गई आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो में कमेंट करिए कि आप लोग कमेंट करिए कि इन्वायरमेंट के बाद में मैं कौन सा सेक्शन आपके लिए लेके आऊँ। तो इस पे जो है आप लोग कमेंट करिए, तो उसके बाद में इन्वायरमेंट के बाद में मैं उसी सब्जेक्ट का आपके लिए सेगमेंट लेके आऊँगा पॉइंटर बुक से। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को अगर पहली बार किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के पास में शेयर करिए, जिससे कि उनको भी GS में इससे लाभ पहुंच सके, कहीं ना कहीं जो भी उनके महत्वपूर्ण एग्जाम आने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।